छात्रों नमस्कार। आप लोग अब तक गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों में कई बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। अब हमारी आज बात होनी है कि अगर हमारे पास कोई अचालक पदार्थ की बनी हुई प्लेट है जिसे हमने आवेश दिया है तो उसके कारण उसके निकट किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये प्लेट है और ये जो प्लेट है वो अचालक पदार्थ की बनी हुई है। इस स्थिति में इसके अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें कोई आवेश वाहक नहीं होंगे। अनुपस्थित होंगे। जब अनुपस्थित होंगे तो इसे हम जो भी आवेश देंगे वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। जब ये संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया आवेश तो ये प्लेट एक आवेशित चादर की तरह व्यवहार करेगी। यह प्लेट आवेशित चादर की भांति व्यवहार करेगी। जब ये चादर की भांति व्यवहार करेगी तो आपने पढ़ा है कि चादर के निकट तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदैव तल के लंबवत होगी। धन आवेशित है तो बाहर की तरफ होगी और अगर ऋण आवेशित है तो प्लेट की तरफ होगी। और इसके लिए सूत्र हम लोग पीछे हेडिंग में पढ़ चुके हैं, पीछे इसको समझ चुके हैं। इसका सूत्र आया था सिग्मा बटे 2f∁0 के। इस सूत्र से भी ये स्पष्ट होता है, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि इस प्लेट के निकट किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। यानी कि दूरी अगर हमने कहा ये r है तो इस r दूरी पर इसका कोई मतलब नहीं है। यानी प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान नियत रहता है। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी दो प्लेटें हैं या दो चादरें हैं तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आसपास। तो अब हम दोबारा से बात करते हैं। आवेशित दो समांतर चादरों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बात करते हैं। अब हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, दो चादरें हैं। इस तरह से एक को हमने P मान लिया है और एक को Q मान लिया है। दो चादरें हैं, इसमें से एक चादर को हमने धन Q आवेश दिया हुआ है, दूसरी स्वतः प्रेरण के कारण ऋण Q आवेश से आवेशित हो जाती है। इसलिए इसका आवेश घनत्व जो है वो प्लस सिग्मा हो जाता है और इसका माइनस सिग्मा हो जाता है, क्योंकि दोनों प्लेटों के जो क्षेत्रफल है A वो बराबर हमने मान दिए हैं। अब बात करते हैं कि भाई इन प्लेटों के बीच में अगर कोई बिंदु है तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी और अगर ये बिंदु बाहर है यहाँ पर M तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी। सपोज ये En है और ये En है। हम जानते हैं कि इस धन आवेशित चादर के कारण इसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो सपोज EP है।
ईपी का मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव चिन्ह से दिखाया जाएगा। तथा EQ जो है क्यू प्लेट के कारण तीव्रता किसी भी बिंदु पर यह ऋण चिन्ह से व्यक्त की जाएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। अब बात आती है कि अगर बिंदु प्लेटों के बीच में है तो धन प्लेट की तीव्रता इधर को होगी EP, और इस ऋण प्लेट की तीव्रता भी इधर को ही होगी EQ। यानी दोनों की दिशा एक ही है तो दोनों जुड़ जाएंगे तीव्रताएं। एक तरीके से हम यहाँ पर अगर ऋण और धन चिन्ह का प्रयोग न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने दिशा यहाँ ले ली है इसलिए। अब हम बात करते हैं कि इस बाहर अगर बिंदु है तब क्या होगा, तो धन प्लेट की जो तीव्रता है वो प्लेट से बाहर की तरफ होगी EP, और ये जो ऋण प्लेट है इसकी तीव्रता प्लेट की तरफ हो जाएगी EQ। अर्थात आप देख रहे हैं कि बाहरी बिंदु पे दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और अंदर जो है दोनों तीव्रताओं की दिशा समान है, एक ही है। जब दोनों की दिशा एक ही है तो हम इनको दिशा सहित जोड़ देंगे, इसलिए M बिंदु पर परिणामी तीव्रता कैपिटल EM कह दें इसको, तो इनकी दिशा दोनों की एक ही तरफ है, EP की और EQ की। इसीलिए दिशा जब ले लिए तो यह चिन्ह हटा दिए, तो इनके मान रख देते हैं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के धन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। तो ये 2 गुना हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के, 2 से 2 कट जाता है और EM बराबर हो जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के। अर्थात दोनों प्लेटें एक प्लेट की भांति व्यवहार करती हैं। ये हमारा पहला बिंदु रहा। अब दूसरी बात करते हैं प्लेटों के बाहर, चादरों के बाहर बिंदु N पर परिणामी तीव्रता, इसको हमने EN कह दिया है। यहां पर भी दोनों का जोड़ हो रहा है, पर इन पे दिशाएं कैसी हैं, पे विपरीत, इसलिए जोड़ के बजाय ये घट जाएंगे। मान रख देते हैं इनके, तो EN बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के, दोनों कट जाते हैं तो EN बराबर 0 आ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि विपरीत आवेश से आवेशित दो चादरों के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न आते रहते इसमें कि दो आवेशों के निकट वैद्युत विभव कहाँ शून्य होगा, तो वो आपने पढ़ा है पीछे, निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर प्राप्त होता है। इसी तरह आता है किसी आवेशित वस्तु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी, तो कोश के अंदर या आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है। इसी तरह आता है कि बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य कब होगी, तो दो विपरीत आवेश वाली चादरें हैं तो इनके बाहर किसी भी बिंदु पर तीव्रता सदैव शून्य रहेगी।